नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उनके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये 5वें क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाके देखिए, हमारी इस यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में अपलोडेड है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सेल अर्थात कोशिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन है, पहला है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रॉबर्ट हुक और चौथा एमजे स्लेडेन। बताना है सेल अर्थात कोशिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो चूंकि आपका रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक। इन्हें कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज कब किया था, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था आपका 1665 में। कब किया था, 1665 में। ठीक है, उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका खोजा था वो आपका जीवित था कि मृत था, तो याद रखना है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था, मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किया था, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक क्या क्या हमने जाना, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने सबसे पहले जो कोशिका खोजा था, है ना, वो कैसी कोशिका था, तो मृत कोशिका था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर 1665 के 9 साल बाद 1674 को एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एक और साइंटिस्ट आए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका जीवित कोशिका की खोज किया। इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। कहाँ किया, तो तालाब के जल में किया। कहाँ किया, तालाब के जल में। ठीक है, इन्होंने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज किया। किसने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अब देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया, तब आपको आंसर क्या लगाना है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास ऑप्शन में एक और नाम दिया, देखो रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन के संदर्भ में ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किया। ठीक है, इन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किया, केंद्रक का खोज। और इसी केंद्रक को क्या बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है किसको, केंद्रक को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किया। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, रॉबर्ट ब्राउन है कि रॉबर्ट हुक है, ऐसा करके। ठीक है, तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया और कोशिका शब्द प्रयोग किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो एक चीज़ और, अब देखो साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद कर रहे हैं, तो एक और साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद कर लेते हैं, स्लीडन और स्वान। ठीक है, स्लीडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको स्लीडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब दिया था, तो याद रखना है 1839 में। कब दिया था, 1839 में। सब इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ मैंने आपको बताया सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सेल अर्थात कोशिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। एक बार और जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका का खोज किया और कोशिका शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो कैसा था, मृत कोशिका था। उसके बाद 9 साल बाद 1674 को एक और साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। कहाँ किया, तो तालाब के जल में किया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक का खोज किया और इसी केंद्रक को कोशिका के ब्रेन के नाम से जानते हैं। और स्लीडन एवं
स्वान नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल थ्योरी दी अर्थात कोशिका सिद्धांत दिया। सब अपने आप में क्वेश्चन है, सबको अच्छे से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट प्रश्न है जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रक, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है आपका रिक्तिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का हम लोग को आंसर करनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। ठीक है, ये तो याद रखना है जो कोशिका भित्ति होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति ये केवल और केवल आपका प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपका एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका है ना, तो ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल और केवल आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो किसका बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसका बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है जी, आपका सेल्यूलोज का बना होता है। ये आपको याद रखने, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आखिर ये कोशिका भित्ति करता क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो ये क्या करता है, ये आपका पौधे को, ठीक है, पौधों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहला चीज़। तो साथ ही साथ पौधों को स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक पौधों को स्पेसिफिक क्या करता है, डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या क्या बोला कि जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। और ये पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अर्थात सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये पौधे को एक स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। कौन, आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, याद रखना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ कोशिका भित्ति का, देखो जैसे कि मैं प्लांट सेल बना रहा हूँ, ये आपका प्लांट सेल है, देखो ये प्लांट सेल है ना। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जी क्या आपका सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। यही क्या कहलाता है आपका सेल वॉल है ना, वॉल अर्थात इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ठीक है। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लांट सेल में और क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट जी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे पादप कोशिका का किचन बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के मदद से ही, इसी क्लोरोप्लास्ट में ही जो पादप वर्ग होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में ही करते हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट ये आपका एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। दो चीज़ जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसके निर्मित होती है। अभी जस्ट मैंने बताया, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सेल्यूलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेल्यूलोज से। ठीक है जी, याद रखना जी, जो कोशिका भित्ति होता है जिसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ये किससे निर्मित होता है, तो ये आपका सेल्यूलोज से निर्मित होता है। अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसको एक स्पेसिफिक डिजाइन प्रोवाइड करता है। कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों क्या करता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का, क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का
पादप कोशिका का कीचन कहते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोग को, इन्हें पादप कोशिका का कीचन कहा जाता है और ये केवल और केवल आपका पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पावर बनाने का काम होता है, अर्थात ऊर्जा, ठीक है, यहाँ ऊर्जा बनाने का, यहाँ ऊर्जा बनाने का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए एक साइकिल चलता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं जी, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का, इनका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इन दोनों का खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इन दोनों का खुद का डीएनए होता है और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। किसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा जी, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो पावर हाउस, क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा निर्माण के लिए यहाँ एक साइकिल चलता है। उस साइकिल का नाम क्या होता है, आपका क्रेब्स साइकिल। क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, कोशिका का परिवहन यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का परिवहन यूनिट। इसे कोशिका के परिवहन यूनिट अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रक को कोशिका के ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसे कोशिका के, ठीक है। इसे कोशिका के ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कोशिका झिल्ली होता है, ये आपका पादप और जंतु कोशिका दोनों में होता है। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, कोशिका दोनों में, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। चलो तो क्वेश्चन क्या था, किसको कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए एक क्रेब्स साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन यूनिट बोलते हैं। केंद्रक को कोशिका के ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग कैसा होता है। ऑप्शन है गोलाकार, उत्तल, द्विअवतल और अवतल। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गोल्जी उपकरण है ना, गोल्जी उपकरण जिसको गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय या कहीं कहीं आपको ये गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी देखने को मिलेगा, ये गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग, मैच्योर भाग क्या होता है, गोलाकार होता है, उत्तल होता है, द्विअवतल होता है या अवतल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका अवतल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो गोल्जी काय के बारे में क्या ध्यान रखना है कि गोल्जी क्या और क्या बोलते हैं, कोशिका का परिवहन यूनिट। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का परिवहन यूनिट। इसे कोशिका का परिवहन यूनिट बोलते हैं, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन यूनिट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट। अब देखो इसको ट्रांसपोर्टेशन यूनिट क्यों बोलते हैं। अब देखो जी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इन्हीं प्रोटीन और ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी करता है या गोल्जी काय करता है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कोशिका का परिवहन यूनिट कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, गोल्जी उपकरण में परिपक्व भाग, मैच्योर भाग कैसा होता है, तो अवतल होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है, जोड़े में पूछा गया है ना, जोड़े में, मतलब एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े में पाया जाता है, तो आपका टोटल नंबर 46 होता है। अगर जोड़ा की बात करें तो कितना जोड़ा हो जाएगा आपका, 23 जोड़ा। जोड़ा की बात करेंगे तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, 23 जोड़ा। और नंबर की बात करेंगे तो 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र ये शरीर का निर्माण करते हैं। इससे पहले वाले में शायद मॉडल पेपर में इसको बताया था फिर से इस क्वेश्चन को, है ना, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा गया था। यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ क्या पूछ देगा, एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
कितने जोड़े पाए जाते हैं ऐसा। और हमने इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन किया था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोड़े में पूछा गया तो 23 जोड़ा, नंबर में होगा तो आपका 46, जिसमें से 44 गुणसूत्र आपका शरीर का निर्माण करता है और 2 गुणसूत्र क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। किसका, लिंग का, ठीक है। लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। आप लोगों ने देखा होगा ये वाला 44 + x और एक होता है आपका 44 + xy, ठीक है। ये आपको सभी को पता होगा 44 + x किसके लिए होता है और 44 + xy किसके लिए होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े में पाया जाता है, 23 जोड़ा। वही अगर नंबर पूछता है तो 46 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े कौन से वर्ग की विशेषताएं हैं, उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप या पक्षी। अच्छा प्रश्न है। वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोष वाले फेफड़े कौन से वर्ग की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी आपका, पक्षी हो जाएगा। क्योंकि जो पक्षी है, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो उड़ते हैं इसीलिए जो उनकी जो अस्थियां होती है ना, उसमें वायु गुहा होती है, ठीक है। उनकी जो अस्थियां मतलब हड्डी होती है ना, वो क्या होती है, एक प्रकार से खोखली होती है, वायु गुहा होती है, याद रखना है। और वायु कोष वाले फेफड़े वर्ग को किसकी विशेषताएं पूछा गया है, तो याद रखना जो पक्षी वर्ग होते हैं ना, ये आपका फेफड़े से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4th ऑप्शन पक्षी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है, त्वचा, गलफड़े, फेफड़े, श्वास नली। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है, त्वचा, गलफड़ा, फेफड़े या श्वास नली। देखो जी, मैं अधिकांश मछली की बात करूँ तो सभी मछली अपने गलफड़े से क्या करती है, श्वसन करती है, ठीक है। मछलियों में क्या पाया जाता है, मछलियों में, ठीक है। मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, उनका गलफड़ा होता है। मछलियों में क्या पाया जाता है, तो गलफड़ा पाया जाता है। इसी गलफड़े से क्या करते हैं वो लोग, श्वसन करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन। लेकिन कुछ मछलियाँ हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ वेल मछलियाँ, मतलब वेल मछली, और जैसे डॉल्फिन, वेल मछली और डॉल्फिन मछली, है ना, इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें गलफड़ा नहीं पाया जाता, इनमें गलफड़ा नहीं पाया जाता। ये दोनों क्या करते हैं, लंग से अर्थात फेफड़ों से, ठीक है, फेफड़ों से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। बाकी सभी जो अन्य मछलियाँ होती हैं वो गलफड़े से सांस लेती है, लेकिन जो वेल और डॉल्फिन होते हैं ना, ये आपका लंग से अर्थात फेफड़े से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका फेफड़ा हो जाएगा। और वेल के बारे में ध्यान रखना कि वेल क्या है कि स्तनधारी होती है, ठीक है। ये मेमल्स के अंतर्गत आते हैं। वेल आपका स्तनधारी है, स्तनधारी ये आपका मेमल्स के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मगरमच्छों में हृदय कितने कक्ष का होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों में हृदय कितने कक्ष का होता है, 5, 3, 4 और 2। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मगरमच्छ है इसमें हृदय कितने कक्ष का होता है, तो 4 कक्ष का होता है। वही आपको ध्यान रखना है मछलियों में, ठीक है, मछलियों में, मछलियों के बाद उभयचरों में, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है काकरोच में, ठीक है, काकरोच में। देखो तो हमने देखा कि मगरमच्छों में जो हृदय होता है वो कितने कक्ष का होता है, आपका 4 कक्ष का होता है। और मछलियों में कितने कक्ष का होता है, तो 2 कक्ष का होता है उसका हृदय। और उभयचरों में होता है 3 कक्ष का, है ना। और काकरोच में कितना होता है आपका, 13 कक्ष का, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है जी। तो मगरमच्छों में हृदय कितने कक्ष का होता है, आपका 4 कक्ष का। मछलियों में उसका हृदय 2 कक्ष का होता है। उभयचरों में 3 कक्ष का होता है। और काकरोच में उसका जो हृदय है वो 13 कक्ष का होता है। ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे, इसलिए इसको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुलपास्टस केफेर और यूडेनिच स्कोलोपेसियस, उसके बाद है सिटेक्यूला सुप्रेटिया, उसके बाद है पैवोक्रिस्टेसिस। आपको बताना है मोर, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पैवोक्रिस्टेटस, है ना, पैवोक्रिस्टेटस। इसको याद करिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका पैवोक्रिस्टेटस, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैवोक्रिस्टेटस। वैसे ही आपको याद रखना है शेर का, ठीक है। शेर का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शेर का हो जाएगा आपका पैंथ्रोलियो, ठीक है, पैंथ्रोलियो, ठीक है। ये शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपका, पैंथ्रोलियो। ये भी आपको याद रखना है।
आपका मोर का हो जाएगा पैवोक्रिस्टेटस, है ना, और शेर का हो जाएगा आपका पैंथ्रोलियो। हमारा क्वेश्चन था मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पैवोक्रिस्टेटस, मतलब क्रिस्टेटस, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं? मछली, स्तनधारी, सरीसृप या उभयचर? बताना है कौन है वो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो कौन है वो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं? मछली होता है, स्तनधारी होता है, सरीसृप होता है, उभयचर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्तनधारी, मेमल्स। जो मेमल्स होते हैं ना, जो मेमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपका गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो जो सरीसृप होते हैं ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ये क्या होता है आपका? ठंडे खून वाले, ये ठंडे खून वाले क्या होते हैं आपका? जानवर होते हैं। साथ ही साथ जो मछली भी आपका ठंडे खून वाली होती है, ठंडे रक्त वाली, ठीक है। ये भी ठंडे रक्त वाली होती है, ठंडे रक्त वाली, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन से गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेमल्स अर्थात स्तनधारी। बाकी जो सरीसृप ठंडे रक्त वाले होते हैं और जो मछली भी ठंडे रक्त वाली होती है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीमेलिया का सबसे बड़ा संघ, एनीमेलिया का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट शामिल है। मतलब बताना है कि कौन से वर्ग में कीट वगैरह आते हैं, जो कीड़े मकोड़े कौन से वर्ग में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एनेलिडा, और दूसरा है कॉर्टेडा, और तीसरा है आर्थ्रोपोडा, और चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थिस, है ना। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एनीमेलिया का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट शामिल है। कौन सा एनीमेलिया का सबसे बड़ा संघ है पूछा जा रहा है, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, है ना, ये इसमें मुख्यतः कौन से जीव आते हैं? तो जो कीड़े मकोड़े, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं सबको आर्थ्रोपोडा संघ में जगह दिया गया है ना, उसी में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा जी, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B2, बताना है कौन सा विटामिन पशु मूल का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B12 है। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन B12 का केमिकल नाम आपका साइनोकोबालामिन। क्या है इसका केमिकल नाम? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, इसका केमिकल नाम साइनोकोबालामिन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है आपका एनीमिया नामक रोग, है ना। एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया रोग मतलब शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ठीक है, याद रखना है। और जो विटामिन B12 है मुख्य रूप से आपका मछली में हो जाएगा, है ना, आपका मुर्गा में, मछली, मुर्गा, अंडा हो जाएगा, अंडा के बाद दूध, इन सब से हमको प्राप्त होता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B12 है। तो विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है, तो इसका सही आंसर विटामिन B12 अंडा पशुओं से प्राप्त होता है, अर्थात मुर्गी से प्राप्त होता है कि नहीं होता है ना। आपका दूध पशु से प्राप्त होता है, मछली, ये सब किस में आ जाते हैं? आपका पशु मूल में आ जाते हैं सब, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या पैक्टिन, किसे आपका एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के रूप में जानते हैं। और ये जो ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। और कल के डेट में अगर ऐसा पूछता है कि जो ग्लाइकोजन है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपको बताना है पॉलीसेकेराइड है। क्या आपका? पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो हड्डियों को एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है, जिसे कहा जाता है कंडरा, उपास्थि, आधात्री और स्नायु। मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है पूछा जा रहा है, ठीक है। दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतकों से जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है कंडरा, उपास्थि, आधात्री और स्नायु। इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु। इसी स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। ये जो लिगामेंट क्या करता है जी? लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। जबकि आपका लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जबकि एक और आता है आपका टेंडन, ठीक है, टेंडम। ये टेंडम क्या करता है? ये हड्डी को मसल से जोड़ता है, ठीक है, हड्डी को मसल्स अर्थात मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मसल्स से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडम क्या करता है? ये हड्डी को मसल से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, ये लिगामेंट है और ये आपका टेंडम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे प्रकार के संयोजों तक से जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो स्नायु। याद रखना, स्नायु जिसका इंग्लिश नाम क्या है, तो आपका लिगामेंट है ना। याद रखिएगा, यहाँ पास लिगामेंट देते तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्नायु दे दिया गया है, तो याद रखना स्नायु को ही लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, और जो आपका टेंडन है वो आपका हड्डी को मसल से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, है ना। एक तरफ आपका जीवों का नाम दिया गया है और एक तरफ संघों के नाम दिया गया है, तो आपको बताना कि कौन सा जीव कौन से संघ में आता है। देखो चलो, आपका जोग, पिसीज, ऑक्टोपस, रेप्टिलिया, डॉग फिश, मोलस्का और उसके बाद स्टेगोसॉरस एनेलिडा। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, आपको सुमेलित करना है। देखो, जोग किस में आता है, सबसे पहले याद रखना है, जोग किस में आता है, आपका एनेलिडा में आता है। जोग किस में आता है, एनेलिडा में आता है। ठीक है, ये तो सीधा समझ में आ रहा है, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4। देखो तो ऑप्शन ए का 4 इसमें तो नहीं है, हाँ ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना, जो जोक है ना, जोक किस में आएगा, आपका एनेलिडा वर्ग में। किस में आएगा, एनेलिडा। जोक एनेलिडा वर्ग में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। किस में आता है, मोलस्का में। ऑक्टोपस किस में आता है जी, मोलस्का वर्ग में आता है ऑक्टोपस। ठीक है, उसके बाद क्या आपका डॉग फिश किस में आता है, पिसीज वर्ग में आता है। जो डॉग फिश होता है, डॉग फिश, ये किस में आता है, आपका पिसीज वर्ग में आता है। उसके बाद क्या बच गया, है ना, स्टेगोसॉरस बचा, ये किस में आएगा, रेप्टिलिया में आएगा। याद रखना है, स्टेगोसॉरस ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका रेप्टिलिया। इसको तो याद रखना है ना, जो जोक किस में आता है, एनेलिडा में आता है। जोक किस में आता है, एनेलिडा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किस में आता है जी, एनेलिडा में आता है, इंपॉर्टेंट है। एक अगर पता है तो देखो आपने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जोक आता है एनेलिडा में, है ना। उसके बाद ऑक्टोपस किस में आता है, आपका मोलस्का में। डॉग फिश किस में आता है, आपका पिसीज में। और स्टेगोसॉरस किस में आता है, रेप्टिलिया में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और इनमें से कोई नहीं। बताना है पौधों में जो लचीलापन होता है ना, वो कौन से उत्तक के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ठीक है, कौन से उत्तक के कारण, आपका कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा कोलेनकाइमा। तो पौधे में जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद याद रखना, जो पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है, उत्तक ये क्या करता है, ये पौधे को सहारा प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये पौधों को सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। कौन सा उत्तक, आपका पेरेनकाइमा। और इसके बारे में ध्यान रखना है, स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये पौधे को आपका मजबूती प्रदान करता है। ये वाला उत्तक क्या करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। लचीलापन के लिए कौन सा टिश्यू, कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल है, कोलेनकाइमा। पौधे को सहारा कौन प्रदान करता है, पेरेनकाइमा उत्तक। और स्क्लेरेनकाइमा ये क्या करता है, ये पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पौधों की पत्तियों के से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रन ऑफ कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी, अवक्षेपण कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। सीधा नाम से समझ में आ रहा है। देखो, पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा, छिद्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं ना, तो पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो पौधे के छिद्र है उसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, और ये जो छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, किण्वन के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। किण्वन आपने नाम तो सुना होगा, उसके बारे में आपको गलत कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, किण्वन केवल कवक कोशिकाओं में होता है। दूसरा, ब्रेड बनाने के लिए किण्वन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह शर्करा को अल्कोहल में विघटित करने की प्रक्रिया है। और चौथा, अल्कोहल तैयार करने के लिए किण्वन तकनीक में खमीर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। देखो, चौथा वाला क्या बोल रहा है, जो हमारा ऑप्शन है कि अल्कोहल तैयार करने के लिए किण्वन तकनीक में खमीर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है।
तीसरा, यह शर्करा को अल्कोहल में विघटित करने की प्रक्रिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, ब्रेड बनाने के लिए किण्वन तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। किण्वन केवल कवक कोशिकाओं में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पास केवल लिख दिया है ना, केवल शब्द दे दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। किण्वन केवल कवक कोशिकाओं में होता है करके जो आपका वो दिया गया, ऑप्शन दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा क्या आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? पुंकेसर, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और रक्षक कोशिकाएं। रंध्र, स्टोमेटा, है ना, बताना है रंध्र जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? पुंकेसर, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, रक्षक कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिकाएं। बाकी पुंकेसर के बारे में ध्यान रखना है, ये आपका फूल का, पुंकेसर क्या होता है आपका? फूल का आपका नर जनन भाग होता है, नर जनन भाग होता है, फूल का नर जनन भाग होता है पुंकेसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के बारे में ध्यान रखना है, पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट ये केवल आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में, और इसे क्या बोला जाता है? पादप कोशिका का किचन बोलते हैं, पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल का किचन कहा जाता है। यहाँ पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? रंध्र का खुलना, स्टोमेटा जो खुलता है और बंद होता है वो किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाओं के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है? हरे वर्णक मतलब क्लोरोफिल, अभी जस्ट में बताया। तो कौन सा जो तत्व है वो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। हरे वर्णक मतलब बोला जा रहा है आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया जा रहा है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है? थैलोफाइट को, आवृत्तबीजी को, अनावृत्तबीजी को या ब्रायोफाइटा को? बताना है किसे पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है? सीधा सा सिंपल सा आंसर है ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसको याद करेगा, जो ब्रायोफाइटा होता है इसको ना क्या कहा जाता है? पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, स्वपोषी, मृतोपजीवी और फोटोट्रॉफिक पोषण। इसका सही आंसर क्या होगा? पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो यही सब जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि जो पेड़ पौधे हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी, अर्थात तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, दुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग है? लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और श्वेत रक्त कोशिका। दुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन हो जाएगा। ब्रेन की इकाई किसे कहा जाता है? तो आपका न्यूरॉन को कहा जाता है। और इसी न्यूरॉन के कौन कौन से भाग है आपका? द्रुमाक्ष और क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिकाक्ष। द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किसका भाग है? इसी न्यूरॉन का, जो हमारे ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, किडनी की इकाई क्या है? किडनी जिसे गुर्दा के नाम से भी जानते हैं ना, तो किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है जी? आपका नेफ्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग होते हैं? तो न्यूरॉन जो ब्रेन में पाया जाता है, ये ब्रेन की इकाई होता है न्यूरॉन, है ना। और अगर किडनी की इकाई आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है नेफ्रॉन। बाकी लाल रक्त कोशिका के बारे में तो पता होगा, आरबीसी के बारे में, ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कोशिका में आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है, ठीक है। और आपका अतिरिक्त अमाउंट पे जब हमारे शरीर में आरबीसी बन जाता है तो उसको प्लीहा में स्टोर करके रखा जाता है, और जब आरबीसी का डेड होता है तो उसको प्लीहा में पचाया जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। ये सब मैंने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो उसको जाके देखिएगा जी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, श्वेत रक्त कोशिका WBC एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, आप सभी को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना और प्रोटीन को पचाना। इसका सही आंसर क्या होगा? अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमाशय की परत की रक्षा करना। ठीक है, अमाशय की परत की रक्षा करना। देखो याद रखना, ये जो आपका बलगम बोला जा रहा है ना, अमाशय में जो बलगम होता है जिसको क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं आपका श्लेष्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं एक उसका डायग्राम बनाता हूँ, किसका? आपका अमाशय का। ठीक है, चलो इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ये अगर अमाशय है ना, ये अमाशय है। अब देखो अमाशय के अंदर क्या भरा होता है, अमाशय के अंदर भरा होता है ये HCl है ना। अमाशय के अंदर क्या भरा होता है जी, आपका ध्यान रखना है, सांद्र HCl भरा होता है। अमाशय के अंदर सांद्र HCl भरा होता है। सांद्र है मतलब बहुत खतरनाक है, अगर ये एक कपड़ा में गिर गया ना, ये HCl है, तो कपड़ा को पूरा जला देगा। तो देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो कि अगर ये HCl कपड़ा में गिर गया तो कपड़ा को जला देगा, तो ये अमाशय को क्यों नहीं जला रहा है? क्योंकि अमाशय कैसे है ना, यहाँ पास बाहरी भाग में ऐसा, बाहरी भाग मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन में ऐसा, यहाँ क्या पाया जाता है, इसी को बोलते हैं आपका म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? आपका श्लेष्मा झिल्ली है ना, इसी को बोला जाता है जब आपका श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली सबसे आउटर पोर्शन में ना, सबसे आउटर पोर्शन में देखो श्लेष्मा झिल्ली का इसमें लेयर लगा होता है जो HCl से अमाशय के दीवार की रक्षा करता है। इसी को यहाँ पर बलगम के नाम से क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, तो ये अमाशय की परत की रक्षा करता है। ये जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, अमाशय की रक्षा करता है, अमाशय के जो दीवार है ना उसकी रक्षा करता है, ताकि जो HCl है, HCl जो बहुत सांद्र है, इसके द्वारा अमाशय की दीवार को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा करके ये क्या करता है, एक प्रकार से अमाशय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? आपका म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो याद रखिएगा मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। बड़ी आंत नहीं लगा देना है, बड़ी आंत इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है लेकिन लंबाई कम होता है। छोटी आंत, हालांकि छोटी आंत इसका नाम है लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। यहाँ भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है, आपका पाचन होता है, और यही भोजन का अवशोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। यही भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, आपका प्रारंभ हो जाती है, ध्यान रखना है। पाचन मतलब भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, और शोषण मतलब पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है और अवशोषण की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हो जाती है। छोटी आंत में भोजन को अंतिम रूप से पचाने के लिए इसके 3 भाग होते हैं। पहला तो आपका डियोडिनम हो जाएगा, डियोडिनम। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका जेजुनम हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका इलियम हो जाएगा। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम याद करना है, DJI। क्वेश्चन कल के डेट में पूछा जाएगा कि डियोडिनम किसका भाग है, छोटी आंत का कि बड़ी आंत का, तो आपको बताना है किसका, छोटी आंत का। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम ये सब छोटी आंत के भाग है, ये आपको याद रखने हैं जी। ठीक है, वही अगर आपसे पूछेगा बड़ी आंत के कौन कौन से भाग है, तो सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, सिक्कम पहला हो जाएगा सिक्कम, उसके बाद दूसरा हो जाएगा कोलोन, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम ये किसके भाग होते हैं, तो ये आपको बड़ी आंत के भाग होते हैं। जबकि छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। अगर मैं देखा जाए तो हमारे आहार नाल की टोटल लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर होता है आहार नाल का, जिसमें से आपका 5 से 6 मीटर अकेला किसका होता है, अकेला छोटी आंत का ही होता है। 5 से 6 मीटर अकेला छोटी आंत का ही होता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपका छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद न्यूरॉन और इनमें से कोई नहीं। बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को मतलब हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या हो जाएगा जी, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है ना। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपका मस्तिष्क की इकाई है ना, मस्तिष्क की इकाई किसे कहा जाता है, मस्तिष्क की इकाई, ब्रेन की इकाई किसे कहते हैं, तो ब्रेन की इकाई कहा जाता है न्यूरॉन को। जबकि हृदय को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित कीजिए, फेफड़े, डायफ्राम, श्वास नली, स्वर यंत्र। इसको पढ़िए ऑप्शन को और उसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा, ऐसा करके। ठीक है, देखो तो मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, कैसे कैसे होगा। देखो ये सबसे पहले यहाँ पास क्या होगा, आपका स्वर नली होगा। ठीक है, स्वर नली के बाद क्या हो जाएगा आपका
ये सबसे पहले श्वास नली आएगा जी, श्वास नली के बाद यहाँ पास आएगा आपका लैरिंग, जिसको स्वर नली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, डायग्राम बनाना तो समझ में आ जाएगा, देखना। उसके बाद यहाँ पास रहेगा आपका लंग्स रहेगा, ये लंग्स हो जाएगा, और सबसे नीचे में क्या रहेगा, डायफ्राम, ये कहलाता है डायफ्राम। सबसे नीचे में क्या रहेगा, डायफ्राम रहेगा, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया, डायफ्राम सबसे नीचे में आएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका श्वास नली है, ये क्या आपका श्वास नली, ये क्या आपका श्वास नली। और डायफ्राम कहाँ आएगा आपका, सबसे नीचे में आएगा। तो देखो 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना। ये इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो 4 सबसे पहले स्वर यंत्र है ना, यहाँ शुरू हुआ है, देखो यहाँ से सबसे पहले आपका स्वर यंत्र हो जाएगा, स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्वर यंत्र के बाद तीसरा क्या है, श्वास नली। ये सब क्या है, ये 2 बड़ा बड़ा पाइप दिख रहा है, ये क्या आपका श्वास नली हो जाएगा, ठीक है, श्वास नली हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पहला आपका लंग्स, मतलब ये फेफड़ा है ये। उसके बाद क्या है आपका, ये डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम जो सबसे लास्ट में आएगा, है ना। ये तो आपको ध्यान रखना है, डायफ्राम सबसे लास्ट में आएगा। ये आपका पहला क्या आएगा, आपका लैरिंग्स आ जाएगा, स्वर यंत्र, उसके बाद श्वास नली है, फिर लंग्स है, फिर आपका डायफ्राम हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रसग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर होती है, नेत्र, नाक, जीभ और त्वचा। किसमें रस संवेदी ग्राही बोला जा रहा है, मतलब स्वाद को पता लगाने वाली जो कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जीभ, ठीक है। तो जीभ क्या है, एक प्रकार से मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है। ये आपका जीभ का संरचना है, इसको बोलते हैं टांसिल। क्या बोलते हैं इसको, टांसिल बोलते हैं, टांसिल, ठीक है। ये टांसिल है, दोनों तरफ से टांसिल है, ये भी है। और जीभ एक प्रकार से मांसपेशी से बनी हुई संरचना है। मांसपेशी कहने का तात्पर्य इसमें किसी प्रकार के बोन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और जीभ में स्वाद को पता लगाने के लिए क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, टेस्ट बड्स के नाम से जानते हैं। जो जीभ का सबसे सामने वाला पोर्शन मीठा को बताता है, जीभ का सबसे पीछे वाला पोर्शन कड़वा को बताता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये किसको बताता है, ये बताता है जी आपका, ये सबसे सामने मीठा को बताएगा, है ना, सबसे पीछे कड़वा को, और ये बताता है आपका, ये वाला पोर्शन आपका नमकीन को, साल्टी को, है ना। और ये बताता है किसको, खट्टा को, किसको बताता है, खट्टा को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रस संवेदी ग्राही होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। जीभ क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, जीभ के स्वाद को पता लगाने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये सब चीज़ को ना मैंने पूरा, जब प्रयोगशाला परिचारक के लिए मैंने मैराथन क्लास लिया, देखना जीव विज्ञान, सब चीज़ को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाके उसको देखिए वीडियो को, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे, अगर वो सब देखोगे वीडियो को तो उसको जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, क्या कहलाती है, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक चियास्म और फोबिया। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, क्या कहलाती है, ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। बनाता हूँ, देखो डायग्राम तो समझ में आएगा आप लोग को। ये देखो अब कैसे, क्या बोला है क्वेश्चन, कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, क्या कहलाती है, तो ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये जो आपका रेटिना दिख रहा है, रेटिना से यहाँ पास एक जो आपका तंत्रिका बाहर निकल रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको जी, हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये जाके कहाँ मिलता है, हमारे ब्रेन में जाके मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। बाकी आइरिस के बारे में ध्यान रखना है। आइरिस क्या करता है, ये हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या होता है, अत्यधिक प्रकाश में जल्दी सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जब देखो ठंडी के दिन में हम लोग को बहुत जब ठंड लगता रहता है तो हम लोग ऊपर जाते हैं, है ना, छत जाते हैं धूप सेकने के लिए, तो छत में बैठे रहते हैं, तो छत में प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ हमारा आइरिस सिकुड़ जाता है। और जैसे छत से आप नीचे आओगे तो देखना आपको कुछ समय के लिए चीज़ें काली काली दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि आपका आइरिस सिकुड़ गया है। क्योंकि आइरिस का काम क्या है भैया, वो अत्यधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में फैलता है, ठीक है। आइरिस का मेजर काम क्या है, वो हमारे आँख में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आँखों का रंग है उसके लिए भी आइरिस रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना, ठीक है। आइरिस 3 रंग का होता है आपका, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, इन सबको याद रखना है। और जब हमारी आँख का स्कैनिंग होता है ना, तो आँख के कौन से भाग का स्कैनिंग होता है, तो आइरिस का होता है, इन सबको याद रखना है। जबकि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, रेटिना का दान, सॉरी नेत्रदान में आपका कार्निया का दान करते हैं। किसका करते हैं, कार्निया का। रेटिना क्या होता है, तो रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। सब चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है आपके प्रयोगशाला परिचारक वाले जो मैंने मैराथन क्लास बनाया ना साइंस वाला, उसमें जाके देखिएगा, सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मानव मेरुरज्जु को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा, 3, 4, 5, 6। मेरुरज्जु वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। 5 कौन कौन सा, पहला सर्वाइकल, पहला आपका सर्वाइकल, दूसरा हो जाएगा आपका थोरेंसिस, तीसरा हो जाएगा आपका लुम्बर, चौथा हो जाएगा आपका सैक्रम, और पांचवा हो जाएगा आपका कॉकिक्स। पांचवा क्या हो जाएगा, कॉकिक्स हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। मेरुरज्जु मतलब मेरुदंड है ना, मानव मेरुरज्जु इसको मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। ये देखो, ये कोई व्यक्ति उधर दिख रहा है ना, ये इसका पीछे वाला भाग है, पीछे वाला पोर्शन है ये। इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। ये जो हड्डी है इसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इसी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही जो आपका मेरुरज्जु है इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर आपका 5, पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरेंसिस, तीसरा लुम्बर, चौथा सैक्रम और पांचवा कॉकिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव में उत्सर्जन तंत्र के लिए निस्पंदन इकाइयों का नाम बताइए। मूत्रवाहिनी, विक्राणु, तंत्रिका कोशिका और मूत्र मार्ग। मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्यंदन इकाइयों का आपको नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्राणु। क्या हो जाएगा, विक्राणु। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, जिसी को इंग्लिश से बोला जाता है क्या, आपका नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन जो आपका किडनी की इकाई होता है, नेफ्रॉन, है ना, याद रखना है। क्लियर है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताना है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करता है। एक्चुअली तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम यहाँ शुरू हो रहा है, तो मैं आज के क्लास को थोड़ा जल्दी वो कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे का जी इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आवाज़ आएगा, शुरू हो रहा है। देखो, लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, हाँ कर रहा हूँ। लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है, तो एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है। और ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये किसका पाचन करती है, तो एमाइलेज एंजाइम है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। हमारे शरीर में, हमारे मुख गुहा में देखा जाए तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला आपका सबसे पहले सबलिंगुअल, दूसरा सब मैक्सिलरी और तीसरा आपका पैरोटिड हो जाएगा, ठीक है। सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इस लार ग्रंथियों से आपका टाइलिन या एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्त्राव होता है, जिसमें से टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेज। और ये एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो हमारे मुख से कौन से भोजन के कौन से घटक का पाचन शुरू हो जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलो जी, फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।